नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अकाल तख्त क्या है और पंजाब के सिख विधायकों को क्यों पेश होना पड़ा अकाल तख्त के सामने। धार्मिक आदेश है या सियासी संदेश, पूरी कहानी को आज हम लोग जानेंगे कि पंजाब की राजनीति में चल क्या रहा है। बेअदबी विरोधी कानून को लेकर पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों ने सोमवार को अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज के सवालों के जवाब दिए। अकाल तख्त ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026, जिसे बेअदबी विरोधी कानून भी कहा जाता है, उस पर अपनी आपत्तियों के संबंध में पंजाब के सभी सिख विधायकों को तलब किया गया था। सुनवाई के बाद अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 से जुड़ी आपत्तियों को दूर करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। जत्थेदार गरगज ने कहा, अकाल तख्त साहिब कानून में मौजूद त्रुटियों को एक प्रति सरकार को सौंपी जाएगी। आपत्तियों के दूर होने तक नए कानून को रोक दिया जाना चाहिए। जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज के मुताबिक सभी विधायकों ने हाथ उठाकर इस पर अपनी सहमति जताई है। अकाल तख्त ने इस कानून में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली पर आपत्ति जताई है। अकाल तख्त ने वीर की जगह स्वरूप के प्रयोग का अलावा संरक्षक कस्टोडियन की परिभाषा को लेकर आपत्तियां उठाई है। अब मुद्दा यह है कि इस साल 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 पारित किया था। इसका उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के मामलों में अधिक कठोर सजा का प्रावधान करना था। इसके तहत 2008 में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किए गए जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य सिख धर्म के शाश्वत जीवित गुरु माने जाने वाले गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति उचित सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना था। संशोधित अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों के अपमान का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी, जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उस शख्स पर 2 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक साजिश के तहत शांति या सांप्रदायिक सौहार्द को बाधित करने के इरादे से गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का अपराध करता है, उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ उस पर 5 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में सिख अध्ययन निर्माण के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 में इस्तेमाल की गई शब्दावली उचित नहीं है। मैंने कानून पारित करने से पहले विधानसभा की गठित की गई समिति को इस शब्दावली का सुझाव दिया था। इस कानून में इस्तेमाल किया गया संरक्षक कस्टोडियन शब्द बिल्कुल सही नहीं है। शब्दावली सटीक होनी चाहिए। इस पहलू पर पहले विचार किया जाना चाहिए था। इस पर चर्चा होनी चाहिए था। जाने माने सिख विद्वान डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में संरक्षक कस्टोडियन शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह गलत है। इस शब्द की कई व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में कोई भी व्याख्या सही नहीं लगती। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने इस शब्दावली पर तार्किक आपत्ति जताते हुए कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब का संरक्षक नहीं कर सकता। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं, सोमवार की कार्रवाई का विधायकों पर व्यक्तिगत असर भी पड़ सकता है, क्योंकि विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कानून को पढ़े बिना उसका समर्थन किया था। इससे जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की क्षमता और योग्यता का पता चला है। सिख मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिद्धू कहते हैं, सरकार और अकाल तख्त के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का असर सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार, खासकर मुख्यमंत्री भगवत मान, यह कहते आ रहे थे कि कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। आज की कार्रवाई से संकेत मिलते हैं कि पंजाब सरकार कानून में संशोधन कर सकती है। उन्होंने बताया, आम आदमी पार्टी की सरकार
को लगा था कि इस कानून को लागू करके उन्होंने राजनीतिक जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके अलावा जनता ने आज लाइव कैमरे पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रदर्शन देखा। ना तो कोई विधायक संरक्षक शब्द को परिभाषित कर पा रहा था और ना ही किसी ने यह स्वीकार किया कि हमने उस कानून को पढ़ा था। अब हम लोग जानेंगे कि अकाल तख्त क्या है। तो अकाल तख्त सिखों के 5 तख्तों में से पहला और सर्वोच्च तख्त है। सिखों के 5 तख्त हैं, जिनमें से अकाल तख्त अमृतसर में श्री दरबार साहिब के ठीक सामने मौजूद है। दूसरा तख्त पटना के श्री हरमंदिर जी में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी का यह जन्म स्थल है। तीसरा तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, आनंदपुर साहिब में स्थित है। यही बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, यानी कि तीसरे तख्त में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। चौथा तख्त महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। यहीं पर 10वें गुरु ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। और पांचवा तख्त और अंतिम तख्त जो है वो भटिंडा जिले के दमदमा साहिब में है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के भजनों को दर्ज किया और स्वरूप को पूरा किया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अकाल तख्त की स्थापना सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने 1606 में की थी। यह स्वर्ण मंदिर के परिसर के भीतर बना हुआ है। सिख इतिहासकार डॉक्टर सुखदयाल सिंह अपनी पुस्तक खालसा पंथ के 5 तख्त लिखते हैं। अकाल तख्त संपूर्ण सिख पंथ का केंद्र है और यहाँ से जारी हुक्मनामे पूरे पंथ के नाम पर जारी किया जाता है, इसलिए सभी सिखों के लिए इन हुक्मनामों का पालन करना होता है। सिखों के लिए अकाल तख्त महज एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राज्य सत्ता का प्रतीक है। सिख समुदाय अपने नेतृत्व के लिए अकाल तख्त के जत्थेदार की ओर देखता है और यह अपेक्षा की जाती है कि जत्थेदार बिना किसी पूर्वाग्रह के विशुद्ध रूप से पंथिक परंपराओं, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन और गुरु मर्यादा के प्रकाश में अपने निर्णय लेंगे। अकाल तख्त पर कई बार हमले हुए हैं और इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। सिख इतिहासकार कहते हैं अकाल तख्त पर 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने पहला हमला किया था, जिसके बाद 1765 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अकाल तख्त की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में भारत सरकार ने इसका जीर्णोद्धार किया। इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बुट्टा सिंह और बुड्ढा दल के संता सिंह ने ली थी, लेकिन सरकारी सहायता से निर्मित इस इमारत को सिखों ने मंजूरी नहीं दी और 1986 में सरबत खालसा के आह्वान के बाद इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कार सेवा के जरिए इसका दोबारा निर्माण किया गया। अकाल तख्त के बड़े फैसले 1606 में लिए गए, जिनमें गुरु हरगोविंद सिंह ने 1606 में अकाल तख्त से पहला हुक्मनामा जारी किया था। इसमें सिखों से अच्छे हथियार और घोड़े भेंट करने का अनुरोध किया था। उनका मकसद था सिखों को योद्धा बनाना। 18वीं शताब्दी में अकाल तख्त में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। 1762 में सिख इतिहास के विद्वान प्रोफेसर सुखदयाल सिंह कहते हैं फरवरी 1762 के भीतर भीषण जनसंहार के बाद उसी साल अक्टूबर में सिख सरबत खालसा के दौरान अकाल तख्त में इकट्ठा हुए और अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने का फैसला किया गया। वह आगे कहते हैं उस समय अब्दाली लाहौर में था और सिखों ने अकाल तख्त से ही कूच किया। अब्दाली लाहौर से आया। अमृतसर के पास एक युद्ध हुआ। अब्दाली के इतिहासकारों ने लिखा कि सिखों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। शाम तक अब्दाली युद्ध से बचकर लाहौर पहुंच गया था। इसके बाद अब्दाली ने 1764 में फिर से हमला किया, जिससे नुकसान हुआ और आखिरकार सिखों ने उसे वापस खदेड़ दिया था। 1978 में आधुनिक समय की बात करें तो 10 जून 1978 को अकाल तख्त साहिब से निरंकारियों का बहिष्कार करने के लिए एक हुक्मनामा जारी किया गया था। अप्रैल 1978 में सिखों और निरंकारियों के बीच हुई झड़प में 13 सिखों और 3 निरंकारी समर्थकों की जान चली गई। इन घटनाओं ने अगले 2 दशकों तक पंजाब और सिख राजनीति को प्रभावित किया, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार भी शामिल है।
2007 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सलामतपुरा में गुरु गोविंद सिंह के वेशभूषा और अमृत संचार की नकल करने के बाद अकाल तख्त साहिब ने सिखों से डेरा का बहिष्कार करने को कहा। 2015 में अकाल तख्त ने डेरा प्रमुख को माफी दे दी। सिखों के विरोध के बाद अक्टूबर 2015 में यह निर्णय वापस ले लिया गया और इस तरह से जो अकाल तख्त है सिखों के लिए एक समझिए कि राज्य है। वहां से जो आदेश निकलता है सिखों को मानना अनिवार्य होता है। इसलिए अकाल तख्त जो है सरकार को भी हिला करके रख दिया है। आई होप आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।